हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर 2 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने मैप पर देखा था, तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट टॉपिक से ही बनता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड द ग्रेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। या फिर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिकल प्रॉब्लम एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन को आपको इस पैराग्राफ से आंसर देना है। सबसे पहले तो आप लोग को यही स्टेटमेंट लिखनी है कि वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। दूसरा आप लोग पॉइंट लिखेंगे, इट इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर। मतलब कि देखिए, इसकी वजह से आप लोग को बहुत ही ज़्यादा टैक्स देना पड़े थे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया था, एक तरीके से आम भाषा में बोले तो। तीसरा पॉइंट, कस्टम ड्यूटीज़ वर इंक्रीज्ड। तीसरे पॉइंट में आप लोग यही लिखेंगे, यही जो लाइन में बोले ये लाइन अगर आप कीवर्ड की तरह लिख के आ गए तो फुल मार्क्स पक्के हैं। तो कस्टम ड्यूटीज़ वर इंक्रीज एंड इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस। मतलब कस्टम ड्यूटीज़ का मतलब होता है टैक्सेस और इनकम टैक्स आज भी हम लोग भर रहे हैं, इसी की बदौलत है। तो चौथा पॉइंट, थ्रू द वॉर ईयर्स द प्राइसेस इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 18, हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। देखिए, 1913 और 18 में इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए कि ऑलमोस्ट डबल, मतलब कि पहले जो चीज़ 2 रुपये की मिल रही थी वही चीज़ 4 रुपये की मिल रही थी अब, जो कि कॉमन पीपल के लिए हार्डशिप, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल के सिचुएशन आ गया था। सेंसस 1921 में एक सेंसस हुआ था, उसमें पता भी चला था कि अबाउट 12 to 13 मिलियन पीपल वर डाइड। ये यहाँ पे भी लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 पीपल पेरिश्ड का मतलब होता है ख़त्म होना। और फोर्स रिक्रूटमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब कि ज़बरदस्ती किसी भी फैमिली से किसी भी पर्सन को आर्मी के लिए उठा के लेते जा रहे थे, क्योंकि ये कोई साउथ इंडियन मूवी वाली वॉर तो हो नहीं रही थी कि एक हीरो ने मारा तो 5 लोग गिर गए। रियल वॉर हो रही थी तो लोग भी मर रहे थे बहुत ज़्यादा। दूसरा टॉपिक से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द मेन रोल प्लेड बाय द गांधी। तो गांधी ने सबसे ज़्यादा मेन रोल किस चीज़ में प्ले किया था? 3 सत्याग्रह में उसने बहुत ज़्यादा मेजर रोल था गांधी जी का। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था कि जितने भी बिहार में इंडिगो की प्लांटेशन थी, तो उसमें बहुत इंडिगो प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है कि एक बार जिस जहाँ पे उसकी खेती कर दो ना, वहाँ की ज़मीन फिर बंजर हो जाती, कोई और क्रॉप फिर उग ही नहीं सकती कभी। 100 साल उसको रिपेयर होने में ही लग जाता है, लगभग उससे ज़्यादा साल लग जाते हैं कभी कभी। तो फिर इसी वजह से सारी बंजर ज़मीनें हो गई थी। अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ से लूट रहे थे। तभी एक प्रॉब्लम आई कि यूरोपियन प्लांटर्स को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ यूरोप में जर्मन ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो कि इंडिगो से बहुत ज़्यादा सस्ता था और कलर भी बहुत अच्छा दे रहा था। तो फिर सबके सब वही प्रोडक्ट ख़रीदने लगे, तो दूसरा वाला प्रोडक्ट कोई क्यों ही ख़रीदेगा। इस वजह से यूरोपियन कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। और यूरोपियन कंपनी को लॉस होना मतलब इंडिया का लूट ले गया इंडिया को, खूब टैक्सेस बढ़ा के। उसी की वजह से चंपारण सत्याग्रह में फिर गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया, मतलब कि भूख हड़ताल की एक तरीके से। और फिर उसके बाद ये इंडिगो प्लांटेशन का जो टैक्स था वो फिर नहीं भरना पड़ रहा था। खेड़ा सत्याग्रह में हुआ था कि क्रॉप्स एपिडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से लोअर क्लास फार्मर्स को पे नहीं कर पा रहे थे रेंट वगैरह, टैक्सेस वगैरह। तो उसी के लिए वो सत्याग्रह किए कि अब जो लोअर मिडिल क्लास है वो लोग नहीं टैक्स पे करेंगे, अपर मिडिल क्लास टैक्स पे करेंगे, मिडिल क्लास टैक्स पे करेंगे बस। और फिर अहमदाबाद सत्याग्रह में एक कॉटन मिल थी बहुत बड़ी, जो कि चल नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा
लोग प्लेग की वजह से डरे हुए थे। प्लेग एक एपिडेमिक थी, मतलब कि एक डिसीज़ थी करोना वायरस की तरह। उसका कोई उस समय इलाज नहीं था, तो उस समय उन लोगों ने अपने कंपनी में लोग आके काम करें, इसकी वजह से 50% उन लोग को टैक्स दे दिए। फिर उसके बाद उन लोगों ने जैसे ही प्लेग एपिडेमिक ख़त्म हुआ तुरंत ही वो हटा लिए टैक्स। फिर उसके बाद गांधी जी आए, उन्होंने 25% टैक्सेस बढ़वा दिया। तीसरा क्वेश्चन बनता है आप लोग का इस सारे टॉपिक से, द राउलेट एक्ट से, कि इससे क्वेश्चन बनता है वॉट वॉज द रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिशर्स अगेंस्ट सत्याग्रह। मतलब कि सत्याग्रह के अगेंस्ट में ये राउलेट एक्ट निकला था। तो ये ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय द राउलेट एक्ट फॉर द ब्रिटिशर्स। तो ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आप लोग को इसमें राउलेट एक्ट के पॉइंट लिखना। मैं बता देती हूँ उससे क्या क्या होता है। राउलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि इनॉर्मस पावर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पावर दे रहा था ब्रिटिशर्स को। इसके अंडर में पुलिस कभी भी अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई भी बात कर रहा है तो फिर उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी वारंट, और 2 साल तक उसको बंद रख सकता है जेल में बिना किसी को इन्फॉर्म किए। तो फिर इसीलिए इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था। नो वकील, नो अपील, नो दलील। तीसरा क्वेश्चन बनता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। अच्छा, नॉन कोऑपरेशन से पहले ये क्वेश्चन बनता है कि विच बुक इज़ पब्लिश बाय द गांधी एंड वॉट ही रोट इन हिज बुक। तो फिर उस बुक का नाम था हिंद स्वराज, जो कि 1909 में पब्लिश की गई थी। इस बुक में गांधी जी ने बोला था कि अगर इंडियंस कभी कोऑपरेट ही नहीं करते ब्रिटिशर्स को, तो फिर वो ब्रिटिशर्स कभी हम लोग के ऊपर रूल ही नहीं कर पाते। तीसरा क्वेश्चन आपके बनता है तीसरा क्वेश्चन आप लोग का बनता है ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू कॉल द स्वराज बट द टर्म मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का यहीं से बनता है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को पॉइंटर्स लिखना है, जो भी मूवमेंट ये इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। ऑल ऑफ देम नहीं वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा ऑल ऑफ दी members of the Swaraj responded to call of Swaraj, but the term meant different things to the different people. Justify this statement. तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है द मूवमेंट इन टाउन्स। मतलब कि एक तरीके से हेडिंग ध्यान रख लीजिए, मैं बता रही हूँ। जो मूवमेंट टाउन में हुआ था, टाउन का मतलब होता है जो भी विलेज एरियाज़ में हुआ था। तो विलेज एरियाज़ में क्या हुआ था, सबके सब कॉलेजेस छोड़ दिए थे। सब जितने भी स्टूडेंट्स थे वो कॉलेजेस छोड़ दिए थे। लॉयर्स कोर्ट जाना बंद कर दिया था। मतलब कि जितने भी ब्रिटिशर्स का सामान था वो सब को बॉयकॉट किया जा रहा था। और दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया है, जिसके अबाउट 102 करोड़ टू 57 करोड़ का लॉस हो गया था। मतलब कि ₹102 करोड़ से वो अमाउंट ₹57 करोड़ पे गिर गया था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेट भी कम हो गया था, और लोग इंडियन सामान को, जैसे कि खादी कोई नहीं पहनता था, अब खादी सबके सब पहनते थे। ये हुआ था पर लेकिन फिर उसके बाद आप लोग को लिखना है रिबेलियन इन द कंट्री साइड से टॉपिक से आप लिखेंगे कि कंट्री साइड मतलब शहर में क्या हुआ था कि लोग बहुत ज़्यादा उन लोग को अपोज कर रहे थे, लिकर शॉप्स वगैरह को बॉयकॉट कर रहे थे। और किसान सभा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया था। और वल्लभ भाई पटेल ने भी बारदोली सत्याग्रह लीड किया था, जो कि पीजेंट्स के लिए हुआ था कंट्री साइड में। ये इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा।
बात हो रही सत्याग्रह में हुआ था। आप लोग ये 2 पॉइंट यहाँ से बना के लिख दीजिएगा। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिएगा कि नाई धोबी पंथ वॉज ऑर्गेनाइज, मतलब कि इसमें कोई भी गवर्नमेंट को हेल्प नहीं कर रहा था। मतलब कि नाई का मतलब होता है जो भी बाल काटे, मतलब बार्बर वगैरह उन लोग के लिए बाल ही नहीं काट रहे थे। धोबी मतलब होता है जो वॉशरमैन जो होते हैं, मतलब कि जो कपड़े वगैरह धोते हैं, तो फिर वो लोग हम लोग के कपड़े नहीं धो रहे थे। एक तरीके से सबके सब ब्रिटिशर्स को परेशान करने का कोशिश कर रहे थे, जिससे कि वो लोग देश को छोड़ के भाग जाएं। क्योंकि गांधी जी ने कहा था सत्याग्रह करना है, किसी को मारना नहीं है, वायलेंट का रास्ता नहीं चूज़ करना है। पर लेकिन बाद में हम लोग को देखने को मिलता है कि ये जितना भी स्वराज चल रहा था, मतलब कि मूवमेंट जितना भी चल रहा था, वो बाद में सब नॉर्मलाइज हो गया था। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस से मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्लो थी सबको फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। अब कोई भी अनएम्प्लॉयड तो बैठा नहीं रहेगा, कोई भी बिना खाए मरेगा तो है नहीं। तो सब वापस अपने कामों में जाने लगे थे। तीसरा क्वेश्चन बनता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कि what are the 2 factors that shaped Indian politics in late 1920s। तो ये 2 फैक्टर्स थे। तो इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन और साइमन कमीशन, मतलब कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन यहाँ पे हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे से आप लोग को तो आंसर करना है कि जो भी 1926 में जितना भी एग्रीकल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा कोलैप्स हो गया था 1930 के बाद से। क्योंकि एग्रीकल्चर एक तरीके से गरीबी में आटा गीला होने वाली बात हो गई थी। सबको खाना चाहिए पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, पर लेकिन खाना था ही नहीं बिल्कुल भी। और साइमन कमीशन में बाहर से लोगों को बुला रहे थे ब्रिटिशर्स, जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और उसमें 7 मेंबर की काउंसिल थी वो, जिसमें एक भी इंडियन नहीं था। तो फिर इसको सब लोगों ने बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया स्लोगन के साथ, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। फिर उसके बाद आता है द सॉल्ट मार्च से भी आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं कि गांधी यूज्ड सॉल्ट एज अ वेपन टू यूनाइट डिफरेंट क्लासेस इन अ कॉमन मूवमेंट, डिस्कस या फिर जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करना है इस पैराग्राफ से कि गांधी को लगता था कि, मैं बता देती हूँ, सब रीड कर लीजिएगा आप लोग, कि गांधी जी को लगता था ना कि इससे सॉल्ट से अच्छा मौका कहीं और हो ही नहीं सकता, कोई और मूवमेंट। क्योंकि सॉल्ट तो सब कोई खाते, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। अब जैसे मान लो हम लोग भी सॉल्ट खा रहे, तो अंबानी भी सॉल्ट खाता होगा, इलॉन मस्क भी सॉल्ट खाता होगा, सब सॉल्ट खाते हैं। तो इससे अच्छा हम लोगों ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखा, सबको यूनाइट किया, और इसकी वजह से यूनिटी क्रिएट हुई इंडिया में। इस टॉपिक से आपके इतने ही क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन बनता है दूसरे टॉपिक से, हाँ, कि द पार्टिसिपेंट ऑफ CDM, मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हैड देयर ओन रीजन्स ऑफ ज्वाइनिंग द मूवमेंट, डिस्कस। 5 मार्क्स से ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें आप लोग को पहले तो हेडिंग याद कर लेनी है। पहले तो अपर क्लास लोगों ने क्या सोच के ज्वाइन किया, अपर क्लास मतलब कि जितने भी पाटीदार्स और जाट्स थे, मतलब कि, तो उन लोगों ने ज्वाइन किया ये सोच के कि चलो हम लोग का फ़ायदा होगा, हम लोग का एग्रीकल्चर का गुड्स एग्रीकल्चर प्रमोशन होगा, फिर हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बिज़नेस क्लासेस ने वॉर के टाइम पे जब वो ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी तो उन लोग को बहुत प्रॉफिट हो रहा था। पर लेकिन वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ तो फिर ब्रिटिशर्स उन लोग को कोई भी प्रॉफिट ही नहीं देते थे। तो फिर इसकी वजह से उन्होंने स्वराज ज्वाइन कर लिया। तीसरा पॉइंट था पुअर पीपल, मतलब कि पुअर पीपल लोगों ने इसलिए ज्वाइन किया कि चलो कुछ तो भला होगा हम लोग का, कोई तो हम लोग के बारे में सोचेगा। और चौथा इतना ज्वाइन किया था, बस यही 3 लोगों ने ज्वाइन किया था। तो फिर आप लोग यही लिख दीजिएगा। और प्लांटेशन, 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्वराज प्लांटेशन वर्कर्स ने ज्वाइन किया था ये सोच के कि हम लोग को कोई घर, वो लोग को बहुत मुश्किल से घर जाने को मिलता था, तो वो लोग ये सोच के ज्वाइन कर लिए थे कि चलो इसी बहाने इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर लेंगे तो ब्रिटिशर्स जो हम लोग के ऊपर इतना ज़्यादा हुक्म चलाते हैं वो नहीं चला पाएंगे, और हम लोग का एक लिंक भी फिट हो जाएगा अपने घर वालों के साथ, अपने विलेजर्स के साथ। ये पॉइंट था। और आपका क्वेश्चन इस पेज नंबर, इस बॉक्स से पेज नंबर 42
कि बॉक्स बनता है टाइमलाइंस। ये जितनी भी टाइमलाइंस है सब आप लोग एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि इससे एमसीक्यू में बहुत चांसेस है क्वेश्चन बनने के। और फिर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसमें आप लोग को पॉइंट लिखना होता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित्स जो भी थे उन लोग को अनटचेबल्स माना जाता था, उन लोग को कोई भी छूता ही नहीं था। तो महात्मा गांधी ये सबसे बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो वो इन लोग को हरिजन्स कहते थे। मतलब कि हरिजन मतलब कि हरि का मतलब गॉड और जन का मतलब सन, मतलब कि ये लोग गॉड के बेटे हैं, इस वजह से हम लोग इनको छू ही नहीं सकते, ऐसा वो कॉन्सेप्ट लाते थे। पर लेकिन सब उनको अनटचेबल्स मानते थे, इस वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए रिजर्वेशन लाने की बात करी। तो बी आर अम्बेडकर इससे बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। तो बी आर अम्बेडकर इसको अपोज़ कर रहे थे, पर लेकिन फिर गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ पे चलेगा, मतलब कि जब तक वो फास्ट करेंगे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, तो फिर तब तक वो लोग फास्ट करने के उसमें चले गए। तो फिर बी आर अम्बेडकर को बाद में समझ में आ गया, इस वजह से पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट ही उन लोग को रिजर्वेशन देता है। बाकी और आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इस पैराग्राफ से, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स, बट देयर वर ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस through which nationalism capture people's imagination. Elaborate this statement। तो बहुत से लोग तो ये स्टेटमेंट देखते ही डर जाते हैं, अरे बाप रे बाप ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। पर लेकिन इसमें कुछ नहीं पूछा है, इसमें बस खाली पूछ रहा है इस स्टेटमेंट में कि इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा आत्मीयता, मतलब कि सब हम सब एक हैं, ऐसा भाव आ गया उनके मन में, ऐसा क्यों कैसे पॉसिबल हुआ, ये लिखना है सिर्फ खाली हम लोग को। तो पहला तो पॉइंट हम लोग लिखेंगे पॉपुलर इमेजेस के थ्रू, मतलब कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आनंदमठ, आबानिंदा टैगोर, ये सब लोगों ने इतने ज़्यादा पिक्चर्स बना दिए हमारे देश को विजुलाइज करके कि सबको लगा कि नहीं ये हमारी एक ही कंट्री है। दूसरा, रिवाइवल ऑफ इंडियन फॉकलोर। आप लोग यही हेडिंग डाल के नीचे पॉइंट्स लिखिएगा। तो रिवाइवल ऑफ इंडियन फॉकलोर, तो इसमें उन लोगों ने डिस्कस किया कि जितने भी हमारे इंडियंस, मतलब कि एक तरीके से कहा जाए ना, जितनी पौराणिक कथाएं थी वो सबको रिमेंबर किया, उनके बारे में डिस्कशन किया गया। तीसरा पॉइंट है यूजेस ऑफ आइकन्स एंड सिम्बल्स, मतलब कि तिरंगे को ड्रॉ किया गया, तिरंगे को यूज़ किया गया। फिर उसके बाद री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, वही सेम बात की, मतलब कि एक तरीके से हमारे पुराने पुराणों को, और मतलब कि हिस्ट्री में हम लोग बहुत ज़्यादा अचीव किए हुए हैं, राम सेतु जैसे ब्रिजेस बनाए हुए, ये सब के बारे में डिस्कस किया। बस इतना ही क्वेश्चन है इस टॉपिक से। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में कि क्विट इंडिया मूवमेंट से, कि गांधी डिलीवर्ड द फेमस स्लोगन डू और डाई स्पीच। ये ट्रू फॉल्स से पूछा जाता है और ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। बस इतने ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आप लोग को ट्राई किया कि बता दूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।